हाँ जी, पढ़ रहा है। क्यों, वो जाना है? नहीं जाना तो बैठा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर आज तो एक भी बच्चा ना आया है। ना आए कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है। Okay, now let's talk about the S block elements. जो S block elements की बात करते हैं, what had we talked about in the last class? We talked about something called the reason why we call them the alkali and alkaline earth metals. तो हमने ये बात कर ली थी कि alkali metals को alkali metals इसलिए बोला जाता है because these are obtained from plant ash which is soluble in water and it gives a basic solution. तो उन ashes which give a basic solution उनको कहा गया alkali, और क्योंकि उन ashes के अंदर these metals are obtained, that is how they are called alkali metals. ठीक है? नाउ अब हम बात करेंगे, ये तो हमने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर ली, और डिड आई टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स? आई डिडंट। बट मैंने ये तो बता दिया था कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा है. तो these oxides, because of having very high melting point, these are actually used to make the inner lining of the furnaces, and that is how they are termed as refractory materials, because they are used as inner lining of the furnaces. ठीक है, तो चलिए let's talk about a term called the refractory materials. Refractory materials. Write the definition. The substances which have extremely high the substances which have extremely high melting point the substances which have extremely high melting point and are inert even at high temperatures are used to make inner surfaces of the furnace and are termed refractory materials. ठीक है, जो मोस्ट ऑफन रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स यूज होते हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिकॉज दे आर द चीपेस्ट एंड द मोस्ट इजीली अवेलेबल. मोस्ट ऑफन कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है, सबसे इजीली वही अवेलेबल होता है. इनफैक्ट करते क्या है कि डोलोमाइट एक मिनरल है, डोलोमाइट इज कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट मिक्सचर. उसके ब्रिक्स से पूरी की पूरी फर्नेस बना दी जाती है, और फिर जब वो फर्नेस यूज की जाती है तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और वो कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक जालीदार पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है. तो वो भी एक तरीका है बनाने का, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड बना के उसको यूज करके फिर यूज किया जा सकता है.
Calcium oxide is calcite. Dolomite is a mixture of calcium and magnesium carbonate. ठीक है? That is the difference. किसके अंदर? कर सकते हैं. हम मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग से भी ले सकते हैं. But the problem is magnesium आपने oxide. क्या पढ़ा है? मैं क्या रिफ्रैक्टरी मटेरियल. ना माइक ऑफ कर ले। ठीक है. सर आप हेलो. हेलो। हाँ जी. सर आपने कितना पढ़ा है अंदर? कुछ नहीं पढ़ाया मैंने. हेलो हेलो हाँ जी. हेलो हाँ हाँ बोलो. अर्नब बोलो. मतलब अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. हाँ. सब बस हेलो हेलो हेलो. अर्नब कोई बात नहीं हुई है अभी. कोई क्लास नहीं हुई है. ठीक है. Now let's talk about the refractory materials के बारे में हमने बात कर ली. हमने कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड की बात कर ली. Now we are going to talk about the preparation of these elements, these metals. ठीक है. ठीक है. ठीक है. अच्छा अब आगे लिखिए. अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात. जब हम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहा जाता. ठीक है. डायगोनल रिलेशनशिप की बात नहीं है. जब हम बेरिलियम के ऑक्साइड की बात करते हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड इज नॉट एग्जैक्टली अल्कलाइन. इट्स एम्फोटेरिक. ठीक है. रिफ्रैक्टरी मटेरियल नहीं होता. रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होता है. The refractory materials are the substances which are used as inner lining of the furnaces. ठीक है. Now, refractory materials are the materials which have extremely high melting point and are used as inner lining of the furnaces. They are called refractory materials.
अब ये जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स है उनमें से कुछ मटेरियल्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेनली ये यूज होते हैं। किसी किसी केस में Fe2O3 भी यूज होता है, Al2O3 भी यूज होता है, सिलिका यूज होता है, SiO2। जैसे हम ब्लास्ट फर्नेस की बात करते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस की जो इनर लाइनिंग है वो सिलिका की बनी हुई है। फाइन। किसी किसी केस में ग्रेफाइट यूज होता है। So refractory material is a term which is used for the substances which are used to make the inner lining of the furnaces. तो एक जनरल टर्म वहां यूज होती है रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स पर। अब जब जिन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, दीज एलिमेंट्स आर अब ये तो नहीं है, अब हमारे पास आ गया लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, और हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ठीक है, जब इन मटेरियल्स की हम बात करते हैं तो दीज मटेरियल्स इन देमसेल्व्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इफ यू वांट द रिड्यूसिंग एजेंट तो एक हम अगली क्लास अटेंड कर लो 9:30 बजे, रिडॉक्स चल रहा है। Reducing agent are those substances which are easily able to release the electrons. They are electron donors. They are reducing agents. ठीक है, इन सारे materials की ionization energy, lattice energy in comparison to other substances काफी कम है, and that is why they are able to release the electron much more easily. And that is how these substances are good reducing agents. तो जब भी हम मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो मेटल के कंपाउंड को हमें रिड्यूस करना होता है ना। ये सब्सटेंस अपने आप में ही अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनके कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स बहुत कम है। दे आर देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो दैट इज व्हाई सिंपल केमिकल रिडक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट दीज एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ देखो, these elements themselves are strong reducing agents. Are strong reducing agent. These materials themselves are strong reducing agent. Full stop. Hence, these are difficult to extract. These are difficult to extract by normal reducing agents. नॉर्मल केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स कह सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये खुद अपने आप में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। जब किसी और को रिड्यूस करना होता तो इन्हें यूज किया जाता है, तो इन्हें कौन रिड्यूस करेगा? रिड्यूस क्यों करना है? कोई भी मेटल का कंपाउंड बोलो, Li2O, ओके, लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। मुझे अगर लिथियम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? इसको +1 से 0 में करना पड़ेगा। हाँ। +1 से 0 का मतलब रिडक्शन। हाँ। लिथियम को इलेक्ट्रॉन देगा कौन? क्यों नहीं देगा? क्योंकि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है अपने आप में,
वो सबको इलेक्ट्रॉन देता फिरता है, उसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा? ठीक है, तो चलो मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? रिड्यूसिंग एजेंट को इसको और नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते हो। तो क्या करेंगे सर? ठीक है, क्या करेंगे सर? अब बता रहा हूं। अच्छा फिर ठीक। सर इन एलिमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे? कोई एलिमेंट यूज नहीं करेंगे। आगे लिखिए। अगर नहीं, अगर इन्हें रिड्यूस करना हो तो अरे सुन लेना भाई, किसी these Okay. elements are extracted these are extracted by these elements are extracted by the electrolysis of their molten salts electrolysis of their molten salts, mostly chlorides. हाँ, because chlorides have because chlorides have high ionic character but low melting point. ठीक है, सर आयनिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर का मतलब है कि अगर उसको मेल्ट किया जाएगा तो इट इज गोइंग टू डिसोशिएट इनटू आयंस एंड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अच्छा, और वो लो मेल्टिंग पॉइंट पे बनाएगा तो और भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां पर? तो दिस इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट्स, मोस्टली क्लोराइड। अब आपकी बात हो सकती है कि व्हाई डू वी नॉट टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन? अब प्रॉब्लम ये कि अगर इनमें से किसी के भी सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया तो उस सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, ये मेटल लिबरेट नहीं होंगे, बिकॉज ईच ऑफ दीज मेटल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रोलिसिस, सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें ये मेटल नहीं मिल सकते, हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स। नाउ सर एक समझा दो। मैंने सीधा से ये बोला है कि इनके एक्सट्रैक्शन इनके मोल्टन सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस से ही हो सकता है, सॉल्यूशन से नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर इनके सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया तो हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, मेटल्स नहीं होंगे। ठीक है, सर वो ओके। नाउ
टॉकिंग अ लिटिल फर्दर, सर कैसे? आदर्श तुम्हें ये बताया कि दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, मेटल लिबरेट नहीं होंगे। इसमें क्या दिक्कत है? बात खत्म हो गई ना, मोर सॉल्यूशन रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सर तो हाइड्रोजन के साथ थोड़ी है ये। पानी में तो हाइड्रोजन है ना जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो अच्छा हाँ। तो इसलिए सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, मेटल नहीं निकलेंगे। सर इलेक्ट्रोलिसिस एग्जैक्टली होता क्या है? पता नहीं, हाँ पता नहीं। ओके नाउ सर मेटल निकालने के लिए तो क्या हुआ? ब्रेकिंग विद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस किसे बोलते हैं? ब्रेकिंग विद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सर मेरा आवाज जा नहीं रखा? नाउ वी टॉक अबाउट, हाँ सुन पा रहे हो मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ, अब अपने आप को म्यूट करो। सर बता तो दो। क्या बताऊं? अरे सर फिर निकालेंगे कैसे? जरूरत नहीं है इस समय, मेटलर्जी चैप्टर तुम 12th क्लास में है। अच्छा तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, बस इतना पता करना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस से। अभी आपने बोला हाइड्रोजन निकल जाएगा। मोल्टन सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस से, लिखा है तुमने। मोटल सर एक बार स्टेटमेंट को समझाना। दीज एलिमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन का मतलब वो पिघला हुआ। वेरी गुड, इसमें पानी है? हाँ सर। मोल्टन में पानी होगा? नहीं मोल्टन में नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस में। मोल्टन में पानी होगा? नहीं मोल्टन में नहीं होगा। तो आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो पानी आएगा कहीं से? हाँ डालना पड़ेगा मेडिसिनल। नहीं डाल रहे हम पानी। अच्छा ठीक, हाँ फिर हो। तो फिर अब हाइड्रोजन निकलेगा? नहीं। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा और फिर सर इसके बाद लिखा है मोस्टली क्लोराइड्स बिकॉज क्लोराइड हैव हाई आयनिक कैरेक्टर बट लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लोराइड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई आयनिक कैरेक्टर मतलब? तभी तो वो डिसोशिएट हो जाता है। आयनिक कैरेक्टर होगा तभी तो वो डिसोशिएट करके आयंस बनाएगा। अच्छा मतलब जो जितना ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है वो उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है उसमें। जी ठीक सर। सर एक बेसिक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, बचपन में किया था ना। वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अच्छा वो, ये तो पता है सर। वही तो बोल रहा हूँ। ओके सर। ओके, तो ये हमने प्रिपरेशन की बात कर ली, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट। ठीक है, एक मिनट, लेट्स सी, देखते हैं। ओके नाउ अब हम बात करेंगे द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, ऑफ कोर्स वही करना है हमें। अभी हमारे पास प्रॉपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल गई। अच्छा एक बात ध्यान रखो, बिफोर वी गेट along विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एक भी एक्सेप्शन नहीं आएगी। ओके, देयर इजंट एनी एक्सेप्शन। पहली चीज, पता नहीं लोग कहते रहते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है। मैं कहता हूं कि जिन जो लोग कहते हैं केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है उनको केमिस्ट्री नहीं आती। सर आपके हिसाब से एक्सेप्शन होता क्या है? एक्सेप्शन वो होता है जिसको हम एक्सप्लेन ना कर पाए, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। सर एक्सेप्शन तो वो जो हमें ये कहना पड़ता है कि इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो क्योंकि इसका मेरे पास रीजन नहीं है, ये एक्सेप्शन है। रूल ये चल रहा है, ये एक्सेप्शन है। ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, वो एक्सेप्शन होता है। सर सुनो तो, हमको तो बोला था एक्सेप्शन वो होता है कि जो ट्रेंड को फॉलो ना करे वो एक्सेप्शन है। ट्रेंड को फॉलो ना करे वो एक्सेप्शन है। लेकिन अगर तुम एक बात बोलो, अगर मेरे पास 10 चीजें हैं
10 में से 8 ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही, तो भैया वो 2 का ट्रेंड बनाया क्या तुमने? नहीं। अगर तुम्हारे पास 100 एलिमेंट्स हैं, 100 में से 40 ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, तो बाहर में गया ऐसा ट्रेंड? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंड देयर? ठीक है, ट्रेंड तो वो होता है कि 100 एलिमेंट में से एक फॉलो नहीं कर रहा, तो वो एक्सेप्शन कह दोगे, तब तुम एक्सेप्शन बोलोगे ना। अगर 100 में से 10, 20, 25 फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या तुम उनको एक्सेप्शन बोलोगे? तुम अपनी कन्वीनियंस के लिए एक रीजन बना देते हो। अब चलो, जैसे कि एक पीरियोडिक टेबल में हमने बोला, व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, ओके। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, ठीक है, 8 में से 2 फॉलो नहीं करते, 8 में से 2 फॉलो नहीं करते, 20%, 20% से ज्यादा, 25%, आर यू गोना कॉल देम एक्सेप्शन? Why should you call 2 out of 8 exception? बट तुम ट्रेंड ध्यान में रखो ना, सर ट्रेंड तो दो ध्यान में एलिमेंट्स रखो को ना। क्या बोलेंगे? हमें सर, तो ये फिर- बोलना चाहिए ना कि as we move across the period, effective nuclear charge increases. With that, the attractive force of the nucleus with the electron increases. By that we expect the ionization energy to increase. But the ionization energy just does not depend on effective nuclear charge. It also depends on stable configuration. हमारे पास बीच में बेरिलियम आ गया, हमारे पास नाइट्रोजन आ गया। बेरिलियम और नाइट्रोजन जब आ गया, तो बेरिलियम और नाइट्रोजन शो अ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी दैन देयर नेक्स्ट एलिमेंट बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब एक मजेदार बात बताऊं, हमने बेरिलियम और नाइट्रोजन को एक्सेप्शन बोल दिया क्योंकि उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट था। आपको पता है जो नियॉन है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी, जो एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा है। तो एज सच तो बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन तीनों एक्सेप्शन हो गए ना, 8 में से 3 एक्सेप्शन हो गए। वेयर वॉज द रूल? अब तुम उसको एक्सेप्शन, अब मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता हूं ना कि अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो ये ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। सो इफ आई कंसिडर द नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑल्सो, तो मेरे पास ये 3 अलग आ जाते हैं। आ गया? फर्स्ट में तो 2 ही एलिमेंट है बेटा, तो 2 में क्या बोलूंगा मैं? सेकंड में है, थर्ड में भी है ये, दैट्स इट। और क्या ये रूल है? और तुम इस रूल को एक्सेप्शन बता दो तो मैं क्या कर सकता हूं? और उसके अलावा बात करते हैं, हम चलते हैं एल्यूमिनियम टू गैलियम। ठीक है, बोरॉन से एल्यूमिनियम पे आए, एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से कम है। वो एल्यूमिनियम से गैलियम पे आए, गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। और ये तो एक्सेप्शन आ गया, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। अबे भाई, गैलियम से पीछे 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अक्रॉस जब तुम चलते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शेल के इंक्रीज को ओवरकम कर जाता है। ठीक है, तो गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एल्यूमिनियम से ज्यादा आ जाता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। नहीं, ये एक्सेप्शन है, ओके, गैलियम से इंडियम कम होती है, इंडियम से थैलियम फिर बढ़ गई। कितने एक्सेप्शन है यार? 5 एलिमेंट में 2 एक्सेप्शन। अच्छा, नहीं ये तो एक्सेप्शन है, ओके, इसके आगे आ जाओ। नहीं, बताइए, बताना जरूरी है क्योंकि ये ट्रेंड्स तुम्हारे कोर्स में है। मैं कहानी नहीं सुना रहा, मैं किसी को गालियां नहीं दे रहा, मैं लोगों को डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज दीज आर टू बी यूज्ड। ठीक है, गैलियम के बाद जी आगे जर्मेनियम है, तो अबे भाई, जर्मेनियम का साइज भी सिलिकॉन के सिमिलर है। ये इफेक्ट गैलियम पे खत्म नहीं हो गया, ये आगे भी चल रहा है। अब सारा पूरा ग्रुप, पूरा पीरियड एक्सेप्शन हो गया क्या तुम्हारा? थैलियम है नीचे, ये एक्सेप्शन है। अबे लेड की भी आयनिक एनर्जी 10 से ज्यादा है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, पीछे लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। लैंथनम टू जर्कोनियम, लैंथनम टू हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स हैं, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, वो आगे तक स्पिल ओवर हो जाता है, सारे एलिमेंट्स आगे के सारे एलिमेंट्स। अब तुम सबको एक्सेप्शन बोल दोगे?
ठीक है, कितने एक्सेप्शन बनाओगे यार? मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि व्हेन द पीपल डोंट लाइक टू गिव एन एक्सप्लेनेशन दे से एक्सेप्शन, जबरदस्ती का एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन भाई? अगर कोई चीज तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तब तुम एक्सेप्शन बोलो। एंड देयर ऑल्सो अगर कोई ऐसी चीज है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कई बार कॉन्फ़िगरेशन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आई वुड से प्रॉब्लम इज नॉट विद द एलिमेंट, प्रॉब्लम इज विद योर रूल। तुम्हारा रूल गलत है, तुम सही रूल बनाओ ना। कितने सर exception कोर्स के बनाओगे? हिसाब से थोड़ी सही रूल बनाएंगे, अभी फिलहाल हम कैसे करेंगे फिर? तो आपको कोई एक्सेप्शन की कहां जरूरत है? सर एग्जाम में एक्सेप्शन नहीं आएगा? नहीं आएगा। एग्जाम में आपको ट्रेंड पूछा जाएगा, ट्रेंड तुम्हें याद है, बात खत्म। कितने एक्सेप्शन याद करते रहोगे? और कितनों को आप एक्सेप्शन से एक्सप्लेन करते रहोगे? सर एक्सेप्शंस की बात नहीं होगी कहीं एग्जाम में? बेटा कोई एक्सेप्शन वर्ड नहीं आएगा। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग्स व्हिच सीम टू बी आउट ऑफ ट्रेंड। तो सर उसको हम किस तरीके से करेंगे, मतलब वही जैसे अभी पूछना बताया चाह तो तुम्हें, अगर मैं तुम्हें ये बताता हूं कि एल्यूमिनियम से गैलियम की आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, व्हाई? आंसर बता दो। गैलियम से पहले 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। गैलियम का जो इंक्रीज इन शेल का इफेक्ट है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज ओवरकम कर जाता है। एंड दैट इज व्हाई गैलियम हैज अ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। मतलब लेकिन हमें ये चीज़ मतलब रखनी पड़ेगी याद। ऑफ कोर्स याद रखनी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली गलत बोल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा झूठा है। एक बात देखो, तुम सुनो, जानते हो सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में याद रखना पड़ता है? मैथमेटिक्स। बायोलॉजी। मैथमेटिक्स कैसे? सबसे ज्यादा याद रखना पड़ता है। 2 + 2 = 4 तुमने याद किया है, टेबल्स तुमने याद किए हैं, फॉर्मूले तुमने याद किए हैं। एडिशन में जो एडिशन तुम करते हो 1 + 1 अगर करना है, तो अगर कैरी फॉरवर्ड करना है, वो तुमने याद किया है कि तुम्हें आदत पड़ गई है। सर कि टेबल तुम्हें भी फील तो होता है कि सर, तुमने याद नहीं किया। टेबल मार मार के याद करवाए गए थे, तो तुम्हें सर नहीं मारा टेबल भी गया था, सर तो इसलिए तुम्हें ठीक से याद भी नहीं है। सर टेबल भी सर हमने कहाँ तक याद किया होगा? तुमने किया होगा 2 का टेबल ज्यादा से ज्यादा याद। नहीं मुझे आता है 19 तक, मतलब अच्छा 19 मतलब 20 से थोड़ा। अर्नब जस्ट लीव इट। तुम कितने अच्छे कैलकुलेशन करते हो मुझे भी अच्छी तरह पता है। एनीवे देखो बेटा, ज्यादा एक दूसरे की पोल मत खोलो, ये रिकॉर्ड हो रही है। ओके हमें बेटी की शादी करनी है, पढ़ में जाए रिकॉर्डिंग, जो सुनेगा सुने, बहुत अच्छी बात, कौन जानता है मेरे को। तुम्हारा नाम आ रहा है आदर्श। अच्छा फिर भी कौन जानता है मुझे। ओके नाउ, तो सबसे ज्यादा रट्टा तो मैथमेटिक्स में है, और सबसे ज्यादा कोई कहता है मैथमेटिक्स बहुत समझने वाली चीज है। वाओ, मैथमेटिक्स के अंदर आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, भी तो तुम 11th में हो ना, जब 12th में जाओगे इंटीग्रेशन वगैरह करोगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर वो सब्स्टिट्यूशन नहीं किया तो आंसर नहीं निकलेगा। गलत नहीं बेटा, एक स्टेप भूल गए। एंड देन इट इज बायोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी रट्टा। फिर बायोलॉजी में क्या रट्टा है? बायोलॉजी तो सामने दिखती है, मैथमेटिक्स दिखता थोड़ी ना है। हाँ सर एग्जांपल्स पॉलीफेरा नहीं दिख रहा, ह्यूमन बीइंग तो दिख रहा है, प्लांट्स तो दिख रहे हैं, पत्ते तो दिख रहे हैं। चलो पॉलीफेरा के बारे में याद कर लेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में याद कर लेंगे, लेकिन उसमें से आधी 90% चीजें तो मुझे दिख रही हैं। मैथमेटिक्स में कौन सी चीज दिख रही है? नंबर्स दिखते हैं तुम्हें? दिखाओ कहां पे दिख रहे हैं। ओके नाउ, वो तो डायग्राम तो तुम्हें सबके ही दिखते हैं। फिर नाउ लेट अस सी, लेट्स गेट अलोंग विद इट। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा केमिस्ट्री में याद नहीं करना, ओके लेकिन केमिस्ट्री की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, केमिस्ट्री के अंदर अंडरस्टैंडिंग वाली बात यह है कि केमिस्ट्री के अंदर हर चीज आप रिलेट कर सकते हो। जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, somehow we think them to be alienated। अबे ये पता नहीं कौन सी दुनिया चल रही है। Why do you forget it? These chemical reactions are responsible for your existence. You are existing because of these chemical reactions. These chemical reactions are taking place inside you, in you. तुम कुछ भी करते हो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ भी। अगर मैं बोल रहा हूं तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर मेरे को कोई फीलिंग हो रही है, अबे ये क्या कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है,
एंड इफ यू फील हाय कितनी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, वो अच्छा लग रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन, एक छोटा सा केमिकल है जो कह रहा है बेटा तेरे को अच्छा लग रहा है, सुन है ना तेरे को अच्छा लग रहा है, वो केमिकल कंपाउंड तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम देख रहे हो वो केमिकल रिएक्शन है, एंड देन वी आर कंसिडरिंग केमिकल रिएक्शन टू बी एलिनेटेड। मैं सीधा बोलता हूं तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आती क्या? क्या ज्यादा? Many a times it is insulting even to prove you are the best. बात खत्म। उन बच्चों के साथ मैं क्या बहस करूं? Yes, frankly speaking, each of those teachers who are sitting around me are fit to be my students. तथास्तु। नहीं, ये जोक की बात नहीं है। I don't have. It is hard to be modest when you know you are the best. सर आप अपने आप को बेस्ट कंसीडर करते हो इंडिया के? I am. और सर वो जो कोटा के शिशिर मित्तल वगैरह वो क्या है? वो मेरे आसपास नहीं है। शिशिर मित्तल सर मैं सीरियसली बात कर चुका हूं कोटा के रेजिडेंट शिशिर मित्तल से। हम तो Anyway, गजब लगते हैं मैं वो। फिलहाल ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं छोड़ रहा, फिलहाल हम यहाँ पे आ जाए। ठीक है, नहीं बेटा इसमें और भी चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। नहीं नहीं सुन लो। अच्छा मैं केमिकल ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो तुम्हें कहना चाह रहा था वो एक और बात भी है, इसमें भी और भी बात है, वो ये दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फॉर दैट मैटर केमिस्ट्री is different from physics or mathematics. It is somewhat similar to biology. That is why जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए केमिस्ट्री समझना थोड़ा इजी होता है, फिजिक्स समझना मुश्किल होता है, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स से मैच नहीं करता। सर अपने नारायण पे ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है। और इंजीनियरिंग लव केमिस्ट्री। आई डोंट नो। आज का आशीष सर से सच में कर रहे हो? ओके वेरी गुड, ठीक है। नाउ अब इसका रीजन मैं तुम्हें बता देता हूं। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। हमारे सामने एक ऑब्जर्वेशन होगा, ऐसा होता है। अब जैसे कि एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन की बात मैं करूंगा कि हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, अभी मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दैट इज व्हाट वी हैव एज अ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे देन इन दैट केस वी फाइंड दैट लिथियम हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंगस्ट एल्कली मेटल्स, है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है पोटेशियम, उसके बाद है रुबीडियम, उसके बाद है सीजियम। Cesium has the least melting point amongst alkali metals. ये एक सीधा सीधा ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, ठीक है। जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो वहां पर बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम है, उसके बाद बेरियम है, और उसके बाद मैग्नीशियम है। Who said this was the trend? आपने एक ऑब्जर्वेशन की और ट्रेंड बना दिया, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब नहीं, अभी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। क्लियर? हमारी गलती ये होती है कि हम अपने दिमाग में कुछ ट्रेंड अपने आप बना लेते हैं, ये ट्रेंड होना चाहिए, और फिर जब ऑब्जर्वेशन उस ट्रेंड से मैच नहीं करते तो हम हड़बड़ा जाते हैं, अबे ये क्या हो गया, हमें लगता है ये बड़ी सारे एक्सेप्शन आ गए, कितने सारे एक्सेप्शन आ रहे। अरे यार तुम्हें ट्रेंड बनाने को कहा किसने था? तुम्हें रूल बनाने को ही किसने कहा था? Why couldn't you just see the observation first? ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर एक सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, ये इन्फरेंस है।
यहां पर हमें दिख रहा है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैग्नीशियम लास्ट में आ रहा है। तो मैग्नीशियम में कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें मैग्नीशियम को एक्सप्लेन कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करते ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा, बट मैग्नीशियम को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये हमारी इन्फ्रेंस है ना। अब हम आएंगे एक्सप्लेनेशन पर, इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, ठीक है। नाउ before we get on with the explanation, we have to talk about something, a simple fact, simple thing, कि हमें क्या ये नहीं समझना पड़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है क्या? What exactly decides melting and boiling point? और जब हम कहते हैं कि कोई सब्सटेंस मेल्ट हो गया है या कोई सब्सटेंस बॉयल हो गया, तो उसका मीनिंग क्या है? क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हमेशा सेम रहता है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा? इज इट नेसेसरी? क्या दोनों को हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये है? मोस्ट ऑफन हम सेम बोल देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। अब देखो, इसका मैं हमेशा एक एनालॉजी लेता हूं, बहुत एक सिंपल सी एनालॉजी लेता हूं। हमारे पास एक थ्रेड है, रस्सी है, उसके साथ एक ईंट लटकी हुई है, अ ब्रिक, ठीक है। हमने उस ब्रिक को एक हथौड़ी ली, उसको हिट किया, ब्रिक स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, ठीक है। हम हथौड़ी से हिट करते जा रहे हैं, ब्रिक ऑसिलेट करती जा रही है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि ब्रिक का एम्पलीट्यूड इतना हो जाता है कि तब हम उसे सेम हिट कर रहे हैं, सेम हथौड़ी हर बार उतना ही हिट कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम उसको हिट करते हैं ब्रिक टूट जाती है, ठीक है। सेम हिट करते जा रहे हैं हम, सेम, मतलब कि ईंट आई, हमने हिट किया, आगे गई, फिर आई, फिर हिट किया, फिर आगे गई। इस तरीके से हम उसको बार बार थोड़ी एनर्जी देते जा रहे हैं, हर बार जो एनर्जी दे रहे हैं वो सेम है, वॉट एवर इट इज, हम देते जा रहे हैं एनर्जी, ठीक है। एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है उसका, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम उसको अब हिट करते हैं वो ब्रिक टूट जाती है, ठीक है। बेटा सेम डायरेक्शन में हिट करना जरूरी नहीं है। एक बार ऐसा है, ये आई, हमने उतना हिट किया, हो सकता है वो रुक गई, रुक सकती है, हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, ठीक है। करते जा रहे हैं हम, कभी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, कभी रुक जाती है, कभी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, कभी रुक जाती है। एक बार ऐसा आता है कि जब हम उसको हिट करते हैं वो टूट जाती है, एनर्जी हम सेम दे रहे हैं, ईंट वही है, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर बेस जब उतनी एनर्जी दी जा रही है तो वो टूट जा रही है। समझ आ रही है बात? इज इट ओके? अब हमने क्या किया, ईंट के दो टुकड़े हो गए, हमने उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग थ्रेड से बांध के फिर से इसके साथ करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर करते जा रहे, फिर एक टाइम आता है जब वो फिर से टूट जाते हैं। नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि एनर्जी आप सेम दे रहे हो, लेकिन वो जो छोटे वाला टुकड़ा है जब वो टूटेगा तो एम्पलीट्यूड कहीं ज्यादा होगा। टुकड़ा जितना छोटा होता चला जा रहा है उसको तोड़ना उतना मुश्किल होता चला जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपकी? कोई दिक्कत इसमें? एग्जैक्टली यही है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास एक सब्सटेंस है, हम उस सब्सटेंस को एनर्जी देते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी देते जा रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वाइब्रेशन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इट इज वाइब्रेटिंग एट द सेम पोजीशन, इट इज हेल्ड टुगेदर विद अदर पार्टिकल्स, उनके बीच में इसका बॉन्ड बन रहा है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है, उसको ज्यादा जगह चाहिए, एक्सपेंशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉन्ड टूटा नहीं। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बढ़ती जा रही, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचा, एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड पहुंचा, अब तुमने एनर्जी दी, अब बॉन्ड्स टूटने शुरू हो गए, टक 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 बॉन्ड्स टूटने शुरू हो गए, ठीक है। अब जब भी जो भी तुम एनर्जी देते जा रहे हो, हर एनर्जी जो दे रहे हो उसकी वजह से बॉन्ड टूट रहा है, वो सारी की सारी एनर्जी जो तुम दे रहे हो वो बॉन्ड तोड़ने में जा रही है, एम्पलीट्यूड बढ़ाने में नहीं जा रही, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। अब यहां पे वो लेटेंट हीट में जा रही है तुम्हारी, हर टक 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 टक, अब सारे के सारे पार्टिकल्स टूटने शुरू हुए। क्लियर? सारे पार्टिकल्स एकदम से सारे नहीं टूट गए, क्लस्टर्स में टूट गए। जैसे कि तुमने ईंट ली, ईंट रखी हुई है,
तुमने उसको बहुत सारी ईंटें रखी हैं, उसको तोड़ना शुरू किया, यू वुड फाइंड कि जो सबसे बड़ा पार्टिकल है सबसे पहले टूटेगा। और जैसे जैसे तुम तोड़ते चले जाओगे यू विल फाइंड कि बड़े पार्टिकल के टूटने के चांस ज्यादा हैं, छोटे पार्टिकल के टूटने के चांस कम है। तो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद यू वुड फाइंड ऑल पार्टिकल्स वुड बी हैविंग ऑलमोस्ट द सेम साइज। एग्जैक्टली यही होता है, सॉलिड को जब आप ब्रेक करना शुरू करते हो वो क्लस्टर्स में बन जाता है। द क्लस्टर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम साइज। When these clusters are small enough so that they are able to roll over each other, the substance starts flowing. Fluid ban jata hai, and that's what we call as a liquid. ठीक है? And that's the melting point. ठीक है? ओके, हम इसको फिर एनर्जी देते हैं। अब ये क्लस्टर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू होती है। अब वो जो छोटा टुकड़ा ईंट का, उसकी भी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये क्लस्टर टूट जाता है, एंड दिस क्लस्टर ब्रेक्स अपार्ट इनटू पार्टिकल्स हैविंग अ साइज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। इज इट ओके? When we break it into a particle having a size less than 10 angstrom, then it goes into the gaseous state. गैस, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को बोलता हूं इट इज अ गैस, इसका मतलब है इसका पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा है। So the energy required or the temperature required to break a substance into particle size less than 10 angstrom is the boiling point. ये बात समझ में आ रही है? और अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जब हमने उसको मेल्ट किया तो मेल्ट करते ही उसका पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो गया, भाई उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, वो सबलाइम कर जाएगा। ठीक है? समझ आ गई बात ना? तो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे हम किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करने की बात करें, बॉयल करने की बात करें, वन थिंग इज एब्सोल्युटली श्योर, आई हैव टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है? तो मेल्टिंग और बॉइलिंग होता क्या है वो तो हमने समझ लिया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है वो हमने समझ लिया, लेकिन ये भी तो हमें समझना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है कौन से। तो किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने के लिए या उसके बारे में अंदाजा लगाने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि उसके में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हैं। और सबसे मजेदार बात, हमारे पास मेल्ट और बॉयल करने के लिए जितने भी सब्सटेंस हैं उन सारे सब्सटेंस को हम कुल मिला के 4 कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं, जस्ट 4। वो तो एनर्जीज की वैल्यूज है, मैं सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूं कि सब्सटेंस को हम 4 कौन सी कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं। वो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के पार्ट्स है ना, मोशंस, थर्मल मोशन के टाइप। ठीक है? तो चलिए अब उन एनर्जीज की बात करें। हमारे पास 4 तरह के सब्सटेंस। सबसे पहला सब्सटेंस आयनिक, आयनिक सब्सटेंसेस। ठीक है? दूसरा मेटालिक। ठीक है? तीसरा कोवलेंट नेटवर्क, एंड फोर्थ वन
कोवलेंट, मॉलिक्यूलर। ठीक है। नाउ चलिए सबसे पहले हम आयनिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं। आयनिक सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ आयंस। ओके, सिंपल आयंस है। आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स है। अब आयनिक बॉन्ड्स के अंदर होता यह है कि लेट्स से हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास Na+ है, यहां पे Cl- है, यहां पे Na+ है, यहां पे Cl- है, यहां पे Cl- है, यहां पे Na+ है, यहां पे Cl- है, यहां पे Na+ है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+। होल्ड ऑन बेटा प्लीज, एक मिनट सुनो। किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो लैटिस एनर्जी ही कहलाती है, उसमें कोई बात नहीं है। लैटिस एनर्जी क्या है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां पे द टर्म दैट यू टर्म्ड एज लैटिस एनर्जी इज एक्चुअली द आयनिक बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। यहां पे पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ एक तरह के अट्रैक्टिव फोर्स है, सारे के सारे पार्टिकल्स के बीच में एक ही तरह के अट्रैक्टिव फोर्स है, कोई दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। तो अगर हम इसको कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, लेट अस से वी वांट टू ब्रेक इट अपार्ट, इसे क्रश करना है, पाउडर करना है, डिसॉल्व करना है, मेल्ट करना है, बॉयल करना है, कुछ भी करना है इसके साथ, तो हमें आयनिक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इन सारी की सारी चीजों को करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब वाटर टोटल तो वो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी इसको कंपनसेट करती है, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, इन सारी की सारी चीजों की बात करते हैं, तो यहां पे सिर्फ एक फोर्स है जिसको हमें तोड़ना है, दैट इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। वी हैव टू ब्रेक इट अपार्ट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो एनर्जी ज्यादा देनी है। दैट इज वाई all ionic substances have high melting and boiling point. हाई का मतलब होता है 500 डिग्री से ऊपर, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ज्यादा होती है। अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। कौन सी एनर्जी है आपकी उधर? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी, आयनिक बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो दे ऑल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, all ionic substances have higher melting point, no confusions, no irritation, no exceptions, nothing, ठीक है। next, all ionic compounds are hard, all ionic compounds are hard, ठीक है। अगेन नो एक्सेप्शन। अगर किसी को एक्सेप्शन लगता है तो एक छोटा सा काम कर सकते हो, घर जाना, अपने घर के किचन में जाकर वहां से नमक का छोटा सा पॉइंट ले लेना, थोड़ी सी एक चुटकी नमक ले लेना, अपना चश्मा लेना, अपने पापा का ले लेना, मम्मी का ले लेना, किसी का भी चश्मा ले लेना, चश्मे के ऊपर रख के अच्छी तरह रगड़ना, गाल पे निशान पड़ जाएगा। चश्मे पे अबे चश्मा खराब करोगे झापड़ नहीं पड़ेगा, और फिर हमेशा याद रहेगा, देखो द आयनिक सब्सटेंसेस आर हार्ड। अबे तू किसी का चश्मा खराब करेगा तो झापड़ नहीं पड़ेगा, तो याद रहेगा ना कि आयनिक सब्सटेंसेस आर हार्ड। नहीं, वो थप्पड़ ज्यादा हार्ड थे। तो इसी से पता चलेगा कि आयनिक सब्सटेंस आर हार्ड, खराब हो जाएगा, सच में मैं- चश्मा खराब हो जाएगा।
मैं एक्सपेरिमेंट करने ही वाला था। एक महानुभाव ये एक्सपेरिमेंट करने वाला था। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी मुझे बताना फिर क्या निकलता है। ओके। ठीक है, अब ये मत बताना सर ने बोला था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने नहीं बोला ऐसा करने के लिए। वैसे अगर तुम एक सेफ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, देन सेफ एक्सपेरिमेंट वुड बी नमक लेके नाखून पे रख के रगड़ के देखना, यहाँ पे रफनेस आ जाएगी। दैट वुड बी अ लिटिल सेफ थिंग। बट और ज्यादा बात है तो नमक लेके ऐसे दबा के देखो ना। अबे यार छोड़, ये सारी बातें छोड़। हेलो, सर की क्लास में नमक भी है। ये रहा नमक। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, दिस इज आयनिक सब्सटेंस, दिस इज आयनिक क्रिस्टल। कोई अपना सर मारना चाहेगा इसमें? इमीडिएटली पता चलेगा हार्ड है या नहीं। देखते हैं नमक का ढेला टूटता है, तुम्हारा सर टूटता है। ठीक है, दिस इज हार्ड, दिस इज हार्ड एंड दिस इज ब्रिटल। बेटा सीधी सी बात है, ब्रिटल का मतलब क्या है कि किसी चीज को तुम हथौड़ी से हिट करो, अगर उसमें डेंट पड़े तो वो मेलिएबल है, डक्टाइल है, फ्लेक्सिबल है, और अगर वो शैटर हो जाए तो वो ब्रिटल है। ठीक है, शैटर म्हणजे? शैटर हो जाए, चैटर नहीं बन जाए। अरे शैटर का मतलब मंजे मतलब इसका मतलब ये है शीशे के ऊपर तुम हथौड़ी मारते हो तो क्या होता है? चुकने चकनाचूर, उसे शैटर हाँ कहते सॉरी। हैं। अच्छा क्या? किस पे? फिटकरी, वो फिटकरी होती है शेव करने के बाद, वो नमक नहीं होता, फिटकरी होते हैं। सर आप क्लास में रॉक सॉल्ट क्यों रखते हो? आप जैसे के लिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, तुम देखा हुआ ये वाली मेरा बोर्ड जिसमें लिखा हुआ स्टुपिडिटी विल बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। नहीं दिखता, कभी नहीं दिखा आज तक। यार अभी मैं हिलाने के मूड में नहीं हूँ, कैमरा वरना दिखा देता। ठीक है, ठीक है। नाउ तो ये हमने आयनिक सब्सटेंस की बात की, और आयनिक सब्सटेंस के अंदर क्योंकि हमें आयनिक बॉन्ड तोड़ना जो कि बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से आयनिक सब्सटेंसेस आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे आर ऑलवेज हार्ड, दे आर ब्रिटल। अब ब्रिटल होने का रीजन तो बहुत सीधा सीधा है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पे एक हथौड़ी मारता हूं, और ये पहली बात तो या तो शिफ्ट ही नहीं होगा, पूरी तरह ब्लॉक है। अगर शिफ्ट हो गया तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ जाएगा। जिन फोर्सेस ने इसको होल्ड कर रखा था वही फोर्सेस इसको शैटर कर देंगे। या पॉजिटिव के पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ने पकड़ रखा था, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ गया, धाड़ चल भाग गया से। जिस फोर्स ने होल्ड कर रखा था वही इसको शैटर कर डालेंगे। और क्या करते हो? अगर मान लीजिए मैं इस नमक के ऊपर एक हथौड़ी मारूं तो एक क्लीव करेगा, पूरा का पूरा ऐसे क्लीव कर जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? इसको खोदा नहीं जा सकता। अगर तुम इसे कील गाड़ने की कोशिश करोगे तो कील नहीं गड़ेगी, ये टूट जाएगा। ड्रिल मुश्किल से होती है, हो जाएगी ड्रिल, लेकिन उसमें भी शैटर होने के चांसेस होते हैं। हल्का से जरा फोर्स लगा पूरा हिल जाएगा। ठीक है, पत्थर में ड्रिल कहां होती है बेटा? कितनी आसानी से पत्थर में कहां ड्रिल कर पाते हो? पत्थर तो फिर एमॉर्फस है, वो भी क्रिस्टलाइन नहीं है, ये क्रिस्टलाइन है। क्या बेटा हार्ड है ये, एनर्जी तो लग रही है ना। और टनल्स खोदने और मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि तुमने ऐसे हथौड़ी मारी, पता नहीं कितना बड़ा पत्थर गिर जाए। नहीं, रिस्क की बात नहीं है, तुम टनल को स्मूथ चाहते हो ना भाई। यार डायनामाइट से फिर वो इरेगुलर बनता है। ठीक है, ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द आयनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब आ जाते हैं मेटलिक सब्सटेंसेस के ऊपर, मेटलिक बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, मेटलिक सब्सटेंसेस से पहले लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड मेटालिक कर्नल। मेटलिक कर्नल लिखिए,
The metal atom सर ये मेटालिक कर्नल ये मेटालिक के अंडर है. हाँ मेटलिक बॉन्ड के अंदर है. आगे लिखिए मेटलिक कर्नल. द मेटल एटम from which the outermost shell electron that is the valence shell electron are removed is termed metallic kernel. यानी कि it is a metal nucleus with core electrons. Okay. The metal atom from which the outermost shell electron have been removed, that is the valence shell electron have been removed, is termed the metallic kernel. ठीक है. आउटरमोस्ट शेल को तो हटा देना है हमें. अब जो बचा है वो मेटलिक कर्नल है, यानी कि मेटल न्यूक्लियस एंड द कोर इलेक्ट्रॉन्स. That is going to make metallic kernel. Very obviously metallic kernel is positively charged. ठीक है. अब हमने क्या किया, इस मेटलिक कर्नल को अरेंज कर दिया. These are metallic kernels. अब इनका कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है. मैंने तो ऐसे नॉर्मली अरेंज कर दिया, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं. दैट वी आर गोइंग टू डू इन द सॉलिड स्टेट चैप्टर. पता नहीं सॉलिड स्टेट चैप्टर का क्या हिसाब किताब है. सीबीएसई 12th क्लास में से हटा दिया है, 11th क्लास में डाला नहीं है. आईआईटी और मेडिकल में आने वाला है. हाँ सर वही तो पूछना था. कब होगा वो कुछ नहीं पता. 12th में होगा या 11th में होगा, विल चेक इट आउट. कर लेंगे उसे, हम करेंगे, नो प्रॉब्लम. मैंने कर लिया है सर सॉलिड स्टेट, तो आप कराओगे? ओके हम करेंगे इसे. नाउ सर ये स्टेट्स हमारे ऑफ पास मैटर में भी मेटलिक कर्नल का अरेंजमेंट है. सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस अरेंज कर दिए. अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमने इस मेटलिक कर्नल को बनाने के लिए निकाले थे, वो हमने निकाल के अपनी जेब में नहीं डाले हुए. वो इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में स्प्रेड है. हाँ कराया था. ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर रहे हैं, यहां है ना, रिपेल नहीं, फ्लो कर रहे हैं यहां पे. ये पूरा का पूरा ऐसे इलेक्ट्रॉन का एक सी बन जाती है. इलेक्ट्रॉन सी इन विच द मेटलिक कर्नल्स आर फ्लोटिंग, और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. अब कुछ लोग कहते हैं यार ये गलत है, तो ठीक है यार गलत होने दो, हमें कोई मतलब नहीं. केमिस्ट्री के अंदर वी आर नॉट वेरी मच बॉदर्ड अबाउट करेक्टनेस ऑफ अ थिंग और ट्रुथ ऑफ अ थिंग. हाँ यस यू आर राइट, वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट एक्सेप्टेंस. Acceptable lie is acceptable to us. We are not going to run after the truth. Clear? केमिस्ट्री के अंदर सीधी सी बात यह है कि जहां आपको एक सैटिस्फाइबल एक्सप्लेनेशन मिल गया वहीं रुक जाओ. तब तक रुके रहो जब तक कोई सो कॉल्ड एक्सेप्शन नहीं आता जो इससे एक्सप्लेन नहीं होता. तब तुम इसे मॉडिफाई करना, जब तक जरूरत ना पड़े मॉडिफाई मत करो.
केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी नॉट कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. नाउ ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. अब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल काफी चीजें एक्सप्लेन कर देता है, जैसे कि इट इज एबल टू एक्सप्लेन द मेलिएबिलिटी, इट इज एबल टू एक्सप्लेन द डक्टिलिटी. ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने इस पर हथौड़ी मारी तो ये जो है मूव करके यहां आ जाएगा, और इसके और इसके बीच में हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक लेयर रहेगा. तो जब ये मूव करके यहां आएगा तो ये दोनों ऐसे मूव कर जाएंगे, आगे वाला आगे हो जाएगा, पीछे वाला पीछे चला जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, लेंथ ऑफ ब्रेथ ज्यादा हो जाएंगी, इट इज गोइंग टू बिकम थिन एंड थिन शीट्स एंड दैट्स कॉल्ड मेलिएबिलिटी. हथौड़ी मारते चले जाओगे, फैलता चला जाएगा, शीट. सर ये एक बार वापस, सर ये एक बार वापस रिपीट करिए मेलिएबिलिटी. ठीक है ना. जब आप इसके ऊपर हथौड़ी मारोगे इसकी हाइट कम हो जाएगी, ये निकल के यहां बीच में आ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, विड्थ बढ़ जाएगी, हाइट छोटी हो जाएगी, पतली शीट्स बनती जाएंगी. इसे मेलिएबिलिटी बोलते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स है, वो स्प्रेड हो रहा है एंड दैट इज मेलिएबिलिटी. हिंदी में इसका नाम होता है आघात वर्ध्य. आघात वर्ध्य. आघात का मतलब है यू हिट इट, वर्ध का मतलब है इंक्रीज. वर्ध, वर्ध्य, वर्धमा, वर्धन, वर्धन, वर्धित, बढ़ाने वाला. वर्धन का मतलब बढ़ाना. ठीक है. तो इसे कहते हैं आघात वर्ध्य. ओके, दैट्स मेलिएबिलिटी. एंड देन वी हैव डक्टिलिटी, तन्य, लॉन्ग वायर्स. इसे खींचोगे तो भी अरेंज होता चला जाएगा एंड यू कैन ड्रॉ इट इनटू थिन वायर्स. है सोनर्स का भी इससे रिलेशन. अब देखिए, मान लीजिए आपने इसको फ्रीली छोड़ दिया, अब इसको ऊपर से हथौड़ी मारी, ये नीचे मूव करेंगे. अब हल्का सा नीचे मूव कर गए, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ गई, वापस आएगा, फिर नीचे आ गया, वाइब्रेशन शुरू हो गई. एनर्जी आपने दी ना उसे, तो जब आपने इसको एनर्जी दी तो इट इज गोइंग टू मूव फर्दर. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी हैव एज आघात वर्ध्य. और ये सोनरस, तन्य, सोनर, आघात वर्ध्य, और इसे क्या बोलते हैं, भूल गया मैं. ये देखो ना, ये ऐसे, ये दिस इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस. ये मैंने यहां से कसके अगर पकड़ रखा होता तो आसानी से वाइब्रेट करता. यहां पे इसके मेरे हाथ से डैम्प हो रहा है. क्लियर. अदरवाइज इट वुड हैव वाइब्रेटेड. हाँ वही है, सेम 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 चीज है. एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, वो डैम्प हो जाता है. ओके. नाउ अब अगर मैं इस मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स के अंदर ऑब्वियसली जब उनको मेल्ट या बॉयल करना है तो हमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी. मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ना है हमें. ठीक है. ओके. अब एक बहुत सीधी सीधी बात, अभी मैं इससे आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मुझे इतना पता है कि मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ये मेल्ट होगा, बॉयल होगा. अब मेटेलिक बॉन्ड की एक बड़ी पिक्यूलियर प्रॉब्लम है, इसकी बहुत लंबी रेंज है. एक एंड पर हमारे पास है मर्करी, -38 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है. एंड मर्करी इज वन ऑफ द 2 लिक्विड्स इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में एज सच ऑफिशियली 2 लिक्विड है, एक ब्रोमीन एक मर्करी, दैट्स इट. ठीक है. तो मर्करी का मेल्टिंग पॉइंट -38 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट इज 360 डिग्री. जितने टेम्परेचर में नॉर्मल मेटल्स मेल्ट नहीं होते, ये बॉयल कर जाता है. ठीक है. और दूसरे एंड पर टंगस्टन है, 3400 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 5000. तो मेटेलिक बॉन्ड की एक बहुत लंबी चौड़ी रेंज है. ठीक है. अब
और मेटल्स की बात करें जैसे सीजियम है, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 29 डिग्रीज है, हाँ गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्रीज है। सर के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा इससे होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज ना ना बताना है बेटा, अभी मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है बेटा, मरकरी के अंदर So अगर मरकरी की बात करें, उसकी डेंसिटी की बात करें, मरकरी का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, उसका एक एक एटम हैवी है। मरकरी का डेंसिटी इज 13 मरकरी की डेंसिटी 13.56 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों मैंने पकड़ा हुआ है? खेलो नहीं बोला था, मतलब कि एक बार हाथ में लेके देख लो, पता चलता है कि कुछ रखा हुआ है, फील आता है कि हाँ कुछ है वजन। नहीं, हाँ तो एल्यूमिनियम को करोड करता है, बट उसके साथ तुमने नहाना थोड़ी ना, मरकरी के अंदर डाइव थोड़ी ना मारोगे, डाइव मारोगे तो चोट लग जाएगी, डाइव ही नहीं कर पाओगे। मरकरी के ऊपर तो अगर मरकरी का पूल होगा तुम एक्चुअली उसके ऊपर वॉक कर सकते हो। नो नॉट वाटर, मरकरी। मरकरी 14 टाइम्स ज्यादा डेंस है पानी से। मरकरी में डूबना ही बड़ी बात है, मरकरी में कुछ डूबेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। अबे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आगे बढ़े। ओके नाउ, अब हमने बात की मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स की, हार्डनेस ऑफ मेटल। अब हार्डनेस के अंदर भी रेंज है। अब जैसे कि मरकरी तो लिक्विड ही है, सोडियम को अगर आप हाथ पे रखोगे, ऐसे यहां पे हाथ पे रख के तो ऐसे दबा दोगे, उसकी शीट बन जाएगी। नहीं, पोटेशियम मेल्ट नहीं होता, पोटेशियम की भी शीट बनाई जा सकती है। देखो एक सीधी सी बात बताऊं, सच्चाई बताऊं, सोडियम के साथ मैंने करके देखा हुआ है, पोटेशियम मैंने कभी देखा भी नहीं, लिथियम मुझे किसी ने पकड़ाया नहीं, लिथियम सीजियम पोटेशियम आई हैवंट सीन, सोडियम के साथ मैंने ये करके देखा हुआ है, मर्करी ऑब्वियसली मैंने करके देखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेटल्स कोई व्यक्ति ऐसे देखता नहीं है। ठीक है, सोडियम से हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो इसलिए सोडियम का पता है, सोडियम को मैंने ये करके देखा हुआ। सोडियम को सिर्फ एक बात ध्यान रखना, अगर कभी सोडियम मिल जाए तो सिर्फ एक बात ध्यान रखना, जब तुम इसे ऐसे करो तो हाथ गीले नहीं होने चाहिए, लगेगी, सख्ती नहीं है। ठीक है, ऐसे करोगे धुआं निकलेगा, आग निकलेगी और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, हाथ जल जाएगा, इसलिए पंगा लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अगर तुम्हें करना है, मजे लेने हैं ना, देखो पंगे और एक्सीडेंट में बहुत फाइन लाइन होती है। सोडियम का पीस लिया, ऐसे किया, ऐसे दबा दिया और ऐसे छोड़ दिया, बस इतना काफी है, पकड़ के रखना नहीं। डांस करते हैं ना पानी के ऊपर डांस करता है, क्यों करता है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों करता है। ओके, वो करके देख लेना, वो तो हो जाता है। हाँ, पानी वाला डांस सोडियम का। ठीक है, नाउ अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी, ये तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की हमने बात की, कितना रेंज होती है, कैसे होता है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी या सॉफ्टनेस, हार्डनेस। और दूसरी तरफ हार्डनेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास टंगस्टन की बात आ जाती है, टंगस्टन बहुत हार्ड है। ठीक है, टाइटेनियम भी हार्ड है, आयरन हार्ड है, बट टंगस्टन उनसे कहीं ज्यादा हार्ड है। कोई ऑब्वियस नहीं हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा तो हार्डनेस भी ज्यादा हो जाएगी, लॉजिक आता है पूरा। अब इसके बाद ये तो हमने, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करती है। यहां पे अगर हम आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत सीधी सी बात है, ये जो आयंस है इनके इंडिविजुअल चार्जेस जितने ज्यादा होते जाएंगे, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट इज नियर अबाउट 850 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, मेल्टिंग पॉइंट 2850 डिग्री सेल्सियस, 2850 मैग्नीशियम ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज व्हाट वी सेड, रिफ्रैक्टरी मटेरियल भाई। सोडियम क्लोराइड की कोई भट्टियां नहीं बनाता, लेकिन हाँ सोडियम क्लोराइड एक बड़ी मजेदार सी बात है, पता है कहां यूज होता है? अच्छा, आपने कभी पॉपकॉर्न तो खाई होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, वो पॉपकॉर्न जो कढ़ाई में होती है वो भूनते रहते हैं ना,
वो जिसमें कढ़ाई में वो जो पाउडर सा होता है वो होता क्या है? दैट्स सोडियम क्लोराइड। अबे कढ़ाई देखिए पॉपकॉर्न वालों की, उसके अंदर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, रेत टाइप सी होती है, वो यही है सोडियम क्लोराइड का चूरा। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है। हाँ तो ये नमक ही तो है, क्योंकि पॉपकॉर्न को हीट कैसे करोगे? अगर कढ़ाई में डालोगे तो ऊपर वाले पॉपकॉर्न तक हीट कैसे पहुंचेगी? कभी पिस्ता खाया है? पिस्ता, पिस्ता जब तोड़ के खाते हो नमकीन आता है, पिस्ता खाया कभी? साबुत पिस्ता, पिस्ताशियो, वाइट ग्रीन, अंदर से ग्रीन, तो बाहर से वो टूटा हुआ नहीं होता? तूने टूटा हुआ कभी नहीं खाया? हाँ, नमकीन नहीं होता वो, इसी वजह से होता है क्योंकि वो भी नमक में भुना जाता है। यस। तरक्की नहीं है बेटा, कई कंफ्यूजन हमें भी थे, मुझे भी रहते थे, बहुत सारी चीजें जो है धीरे धीरे सीखने को मिलती है। हाँ तो वो रेत, और जब बोलते भाई भाई साहब डालना इसमें, वो रेत थोड़ी सी छिड़क देता था, वो रेत मुंह में नहीं आती ना, है ना? अबे पॉपकॉर्न तुम अगर रेत में भूनते हो तो तुम कितना भी कर लो रेत मुंह में आएगी, कुछ ना कुछ तो लगी रह जाएगी ना। कभी रेत आती है क्या? ओके, दैट्स व्हाट वी हैव एज सोडियम क्लोराइड, दैट्स व्हाट वी हैव एज आयनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं, चलिए, कोवेलेंट नेटवर्क सब्सटेंसेस की। जब कोवेलेंट नेटवर्क सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो यहां पे टिपिकल एग्जांपल्स हैं, ठीक है? अब वो टिपिकल एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं, गिने चुने एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सबसे फेमस एग्जांपल है ग्रेफाइट, ठीक है? जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो वहां पे कार्बन 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 का पूरा कार्बन का नेटवर्क बना होता है। Now that is what we have as a covalent bonded network, ठीक है? डायमंड, कार्बन का नेटवर्क। सिलिका, सिलिका क्या है? मिट्टी। सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, पूरा का पूरा नेटवर्क। हाँ, एक बड़ी मजेदार सी बात, ऑक्साइड्स का आ जाता है। स्ट्रॉन्शिया, बेराइटा, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, सिलिका, यूरिया, यूरिया नहीं है। हाँ, ये चिड़िया उड़ वाला टाइप हो गया, यूरिया नहीं है। NH2CO, NH2, ऑक्सीजन खैर उसमें भी है, बट वो ऑक्साइड नहीं है, बहुत ज्यादा है यूरिया। तो यूरिया इज अ टिपिकल थिंग जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इधर उधर कर दिया था। हाँ सुनूंगा, बताऊंगा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तब उसमें बता दूंगा यूरिया का क्या खेल है यहाँ पे। अब तो एस ब्लॉक खत्म कर रहे हैं ना, शुरू तो किए थे, अभी एस ब्लॉक शुरू तो कर ले। नहीं बेटा, सुन लो यार, देखो ये डिस्कशन जो है ये जरूरी है तुम्हें समझना। देखो अभी मैंने यहाँ पे समझाया, जब तुमने यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की बात की, ये चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे जब हमने मेटलिक कर्नल की बात की, मेटलिक बॉन्ड की बात की, ये पता होनी चाहिए। कोवेलेंट नेटवर्क की बात करें, कोवेलेंट नेटवर्क आर टिपिकल सब्सटेंसेस, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड, दे आर एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग। अब कोई बोलता है सर ग्रेफाइट तो स्लिपरी है, आप उसे हार्ड कैसे बोल सकते हो? भाई ग्रेफाइट से सर मार के देख, पता चलेगा कितना हार्ड है। सॉफ्ट नहीं है बेटा, स्लिपरी है, स्लिपरी है। एक बात समझो, मेरे पास एक वो है बॉल बेरिंग का शीट है, चलो रोलर स्केट्स है, रोलर स्केट्स पे पैर रखोगे स्लिप हो जाओगे, आर दे सॉफ्ट? तो स्लिपरी और सॉफ्ट तो अलग अलग वर्ड्स है ना बेटा। किसने बोला ग्रेफाइट सॉफ्ट है? ग्रेफाइट इज हार्ड एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट का चाकू से नहीं कटता बेटा, ग्रेफाइट टूटता है। और वो जो सो कॉल्ड लेड है ना, तुम्हारी पेंसिल का लेड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन इट? दैट इज पाउडर ग्रेफाइट मिक्स विथ क्ले।
और क्ले का अमाउंट ये डिसाइड करता है वो कितनी हार्ड है। ग्रेफाइट का अमाउंट ये होता है नहीं, रेडियो एक्टिविटी ब्लॉक करने के लिए लेड यूज किया जाता है। हाँ, लेड की भी डेंसिटी ज्यादा, लेकिन मर्करी की उससे भी ज्यादा। लेड की डेंसिटी 8.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। हट, ज्यादा हो गया। 8.2 बेटा, उसकी कंपैरिजन में आयरन इज 7.62, मर्करी 13.6 है। हाँ, वो बहुत भारी है। ओके, नाउ इज दिस क्लियर? नाउ, तो जब कोवेलेंट नेटवर्क सब्सटेंसेस की बात की जाती है तो उनको मेल्ट या बॉयल करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड्स वीक नहीं होते, क्योंकि होते नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड इनफैक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट अगर बॉन्ड की बात की जाए तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। उसके सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन आता है, N2 ट्रिपल बॉन्ड। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। छोटे छोटे बच्चे हम नहीं छोड़ेंगे। एनीवे, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द बॉन्ड्स। तो ये है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब चौथी कैटेगरी की बात करते हैं, फोर्थ कैटेगरी। अच्छा, कोवेलेंट नेटवर्क के अंदर कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, याद रखना। डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, सिलिकॉन, बोरॉन, ये कोवेलेंट नेटवर्क सब्सटेंसेस हैं। बोरॉन 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 बोरॉन, हाँ, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट द कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। मोस्ट ऑफन जब हम कोवेलेंट सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में होते हैं एटम्स, एटम्स के बीच में है कोवेलेंट बॉन्ड्स, एंड मोस्ट ऑफन द मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर देन 10 एंगस्ट्रॉम, मोस्ट ऑफन, ठीक है, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफन। पॉलीमर्स की बात करोगे बहुत बड़े होते हैं, जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं वहां पे 10 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल के अंदर है कोवेलेंट बॉन्ड। Within a molecule, it is covalent bond. It is कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। Within the molecule forces are covalent bonds. लेकिन ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस हैं, दे आर इंटर मॉलिक्यूलर। और जब इंटर मॉलिक्यूलर की बात की जाती है तो यहां पे हैं डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस, यहां पर है हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पर है डिस्पर्जन फोर्सेस, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, ठीक है। नहीं नहीं, बिकॉज मिस्टर लंदन हैड प्रपोज देम, ठीक है। So this is what we have as the three attractive forces between the molecules. Now these attractive forces are much weaker than the covalent, metallic or ionic substances. Hmm? देखो बेटा, जब हम हेयरार्की की बात करते हैं तो हेयरार्की बनाना पॉसिबल होता नहीं है। ये तो बोल सकते हैं चलो H बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्सेस का कोई रूल नहीं है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। क्या, किस चीज की? स्ट्रेंथ की। इन तीन का तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें बड़ी सारी रेंज है, ये हमेशा स्ट्रांग होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कंपैरिजन में है। कोवेलेंट मॉलिक्यूलर में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, इंट्रा स्ट्रांग है वो, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की भी तो लंबी सी रेंज है ना बेटा, ठीक है। क्या?
कोवेलेंट मॉलिक्यूलर के अंदर पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल बहुत बड़े हैं उनके। हाँ, तो जब उनको मेल्ट या बॉईल करते हैं तो वो डिकम्पोज करने के बाद मेल्ट या बॉईल होते हैं। ठीक है ना? अब देखो, ये फोर्सेस काफी वीक है। जब मुझे इस सब्सटेंस को मेल्ट करना है, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर को, तो मुझे मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करना, मुझे मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करना है। एंड दैट इज व्हाई दीज हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। समझ आई बात? मैग्नीशियम से शुरू होती मैग्नीशियम से शुरू नहीं हुई थी, अभी तो हमें ये समझना है। अब तो ये हमने बात कर ली कि कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करेगा। इस बात पे डिपेंड करेगा कि पहली बात तो इनमें फोर्सेस कौन से हैं इनमें से। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं है तो इसका सरफेस एरिया कितना है। कई बार सरफेस एरिया इतना ज्यादा हो जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को भी डोमिनेट कर जाता है, आराम से कर जाता है डोमिनेट। क्लियर? तो हर किसी में देखो, जब हम बात करते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा उनका मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्पर्जन फोर्सेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑयल्स, है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स नहीं है, देर आर एक्चुअली एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ऑयल आर एस्टर्स। हाँ, सारे ऑयल्स ही तो हैं स्मेल करने वाले। नहीं, सरसों के तेल में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ऑयल, जो खराब स्मेल करते हैं। दोज आर सल्फर कंपाउंड्स। हाँ, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ऑयल इसलिए स्मेल ज्यादा नहीं करते क्योंकि ऑयल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, तो इतने मॉलिक्यूल्स नहीं होते कि हम उनको स्मेल कर पाए। फ्रेग्रेंस कौन डालता तेल में? बेटा देखो, ये जो एस्टर जिनको बोलते हैं ना फ्रूटी स्मेल आती है, वो एस्टर्स ही स्पेसिफिक होते हैं, वो फ्रूट्स वाले एस्टर होते हैं। मतलब लेकिन सबसे गंदी स्मेल भी एस्टर्स की है। आयोडेक्स सूंघिए कभी? भाई किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। वो जो आयोडेक्स की स्मेल है वो भी एक एस्टर की स्मेल है। हाँ, वो भी एक एस्टर की स्मेल है। ओके नाउ, ये तो हमने इनके फोर्सेस की बात की, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में हम क्या करेंगे ये बात की। अब हम बात करते हैं टिपिकली स्पीकिंग मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स? ये मैंने सारे सब्सटेंसेस की बात कर ली, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है उसकी बात की। क्लियर? देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज समथिंग लाइक, लोग कहते हैं रट्टा मार लो। मैं कोशिश ये करता हूं कि तुम्हें देखो, रटना पड़ेगा, बट आई प्रेफर कि समझ के रट लो तो इजी हो जाता है। ऑब्वियसली यस, आई एम द एमएससी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, अब हम बात करते हैं द फैक्टर्स ऑन विच द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स। ठीक है, द वेरी फर्स्ट एंड क्वाइट ऑब्वियस फैक्टर जिस पे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, how many electrons are contributed towards metallic bond formation? सीधी सी भाषा में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जिसमें जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। जितने ज्यादा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं ये कहता हूं कि अल्कली मेटल के कंपैरिजन में सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कोई दिक्कत? रट्टा मारना है इसमें, सिंपल। More are the valence shell electron, more is the melting and boiling point.
ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अल्कली मेटल से सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरी चीज, हमने जब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की बात की थी तो हमने मेटलिक कर्नल की बात की थी, इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। अब देखो बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये मेटलिक कर्नल है, ये मेटलिक कर्नल है, ये मेटलिक कर्नल और ये मेटलिक कर्नल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा ना, और ये कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे इस बात पे डिपेंड करेगा मेटलिक कर्नल की चार्ज डेंसिटी कितनी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, so that is what we call as charge density, which is equal to charge divided by surface area. That is what we call as charge density. ठीक है, कोनो दिक्कत? अब सुनो, चार्ज डेंसिटी जैसे जैसे ज्यादा होती चली जाएगी मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ईच अदर नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, मेटलिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। क्या बोल रहे हो, दोबारा सोच। मेटेलिक कर्नल, मेटेलिक कर्नल बीच में किसे अट्रैक्ट कर रही है? इलेक्ट्रॉन को। नॉट नेसेसरली। व्हेन डिड आई से पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव? मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? प्लीज, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं। हाँ तो परफेक्ट। तो अब देखो जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, साइज बड़ा होता जा रहा है, चार्ज सेम है सबका, सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, मेल्टिंग पॉइंट, दिक्कत क्या है? आज क्या फ्राइडे, तो 2 क्लास और 4 घंटे मिल जाएंगे ना। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कर देंगे। ओके, so that's what we have as charge density. As the charge density increases, the metallic bond strength increases and the melting and boiling point increases. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम में डाउन द ग्रुप आते आते सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जा रहा है, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है लिथियम से सीजियम तक। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। ओके, नाउ तीसरा फैक्टर, रुक जाओ बेटा, लिखो। As the ionization energy of the metal increases, as the ionization energy of the metal increases, its tendency to contribute the electron towards metallic bond formation decreases. ठीक है, which Sir, metal has yes, the highest ionization energy amongst metals? repeat करो। As the ionization energy of the metal increases,
its tendency to contribute electrons towards metallic bond formation decreases and the metallic bond strength decreases. Highest? I believe अच्छा, you have a हाँ, very obvious answer. Sir, A very obvious answer. Mercury. Mercury has the highest ionization energy Sir. amongst metals. हाँ भाई. सर वो ये सेकंड पॉइंट एक बार वापस रिपीट कर दीजिए. सोच. Second point तो ये था कि as the charge density of the metallic kernel increases, the metallic bond strength increases. ठीक है? Mercury has the highest ionization energy amongst the metals. I think I have already given you the reason. Mercury has the least melting point amongst the metals. ठीक है? और इसी का एक प्यारा प्यारा रीजन आता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है सेकंड ग्रुप में. ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूं तो बेरिलियम इज मोर लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड. बेरिलियम का लैटिस कोवेलेंट लैटिस बन जाता है. मैग्नीशियम तक आते आते आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती नहीं है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है और मैग्नीशियम हमारे सेकंड ग्रुप में बन जाते हैं धोबी के कुत्ते. कैसे बताओ? धोबी का कुत्ता क्या होता है? पहले धोबी का कुत्ता क्या होता है ये बताओ. मतलब ये कि उसको लगता है कि वो घर पे भी होगा और घाट पे भी होगा. वो दो जगह रहेगा और वो दो जगह चक्कर में कहीं का नहीं रह पाता. उसको समझ नहीं आता वो कहां रहे. ठीक है? दो नाव का सवार. ठीक है? अब मैग्नीशियम के बारे में ये हो जाता है कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम नहीं है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है? तो इस चक्कर में मैग्नीशियम ना तो बहुत अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है ना ही अच्छा मेटलिक बॉन्ड बना पाता है. जी परफेक्ट. ठीक है? और इस चक्कर में मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स में सबसे कम हो जाता है. और आयनाइजेशन एनर्जी कम नहीं है. तो बन गया धोबी का कुत्ता. आयनिक कंपाउंड नहीं बेटा, मेटलिक बॉन्ड ना कोवेलेंट बना पाता है. कोवेलेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए जो इसकी है नहीं. मेटलिक के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए जो इसकी है नहीं. हो गया धोबी का कुत्ता. किसी को प्यार से बेइज्जती करनी हो तो तुम बिल्कुल मैग्नीशियम हो. मेटलिक बेटा, आयनिक नहीं, मेटलिक. आयनिक तो ये बहुत अच्छा है. बेरिलियम कोवेलेंट डोमिनेटिंग है. सीधी सी भाषा में बेटा धोबी का कुत्ता क्यों नहीं याद रख लेते? बाकी सारे मेटलिक हैं. आयनिक नहीं, मेटलिक. फिर आयनिक कोवेलेंट है ना मेटलिक. हाँ ऐसे ही होता है. इज दैट क्लियर? कंपाउंड बोल रहे हो, एलिमेंट बोल रहे हो, कुछ भी कहीं से भी है ना. बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए. कैंसिल ईच अदर नहीं, दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं.
ठीक है, मैं तो बोलती नहीं है। सो मैं तो फोन के ऊपर भी अगर कोई पूछता है कि हो गया तब उन्होंने फोन किया था कि आज ऐसे कह रही ऐसे कह रही हूँ, तो बाद में मैं थोड़ा फोन मुझसे देख नहीं सकती। वो मैंने ही रिमाइंड किया था। बड़ी सीरियस करके पूछी है। अब क्लास की और बाहर की बात बाद में पता चलती है। वो भाई कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं, एलिमेंट्स भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो एलिमेंट का एक एनवायरनमेंट का कैरेक्टर से आप दूसरे एनवायरनमेंट के कैरेक्टर को डिड्यूस नहीं कर पाते। तो बेटा जब मूवी हो रही चल रही होती है ना, जब वहां पे दो एक्टर्स आपस में कोई उनके डायलॉग बाजी हो रही है, तो पता है क्या बोलते हैं? व्हाट अ केमिस्ट्री बिटवीन देम। आज तक कभी सुना व्हाट अ बायोलॉजी बिटवीन देम, व्हाट अ फिजिक्स बिटवीन देम, व्हाट अ मैथमेटिक्स बिटवीन देम? वो केमिस्ट्री होती है। रिलेशंस इज केमिस्ट्री। Okay, now, so that's what we have talked about the attractive forces. That's what we have talked about the melting point, and that's what we have talked about the trends of melting point in alkali metals and second group elements. Fine? चलो, अब हमें बात करनी है समथिंग अबाउट डेंसिटी की, ठीक है, जो कि हम अगली कक्षा में बात करें। So we shall be talking about